नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है नो योर एग्जाम के नाम से, जिसमें आज अपन जिस भर्ती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो भर्ती रहेगी सेकंड ग्रेड की भर्ती, जो कि आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। आरपीएससी दो प्रकार की सेकंड ग्रेड की भर्ती करवाती है, एक स्कूल एजुकेशन की करवाती है और एक संस्कृत विभाग के माध्यम से जो है वो भर्ती होती है सेकंड ग्रेड की। दो प्रकार की जो है वह इसके अंतर्गत भर्तियां आती है। तो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही है जिसमें कि बताए जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर सेकंड ग्रेड की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती ये दोनों की दोनों बहुत जल्द आने वाली है। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है वह सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वह शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। अपन जानेंगे कि सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर संपूर्ण जानकारी के अंदर, जो कि अपनी नो योर एग्जाम यानी कि अपने एग्जाम के बारे में जानिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप आने वाले समय में अगर तैयारी करने वाले हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपके भर्ती के अंदर जो पद है इसका क्या महत्व होता है, पद जो है वह क्या होता है, साथ साथ में इसके लिए वेतनमान क्या होता है, यानी कि कितनी इसमें सैलरी वगैरह मिलती है। तो पद और वेतनमान ये अपना पहला प्रश्न रहने वाला है। दूसरा प्रश्न अपना रहेगा योग्यता, यानी कि अगर आपको सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता हमें चाहिए होती है। अगला प्रश्न रहेगा चयन की प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, यानी कि किस प्रकार से जो है वह हम चयन हो प्राप्त कर सकते हैं इस भर्ती के अंदर। उसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा परीक्षा का पैटर्न, यानी कि एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है, लिखित में होगा या फिर ऑनलाइन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, वो हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। कितने कितने प्रश्न किस किस के आने वाले हैं वो सारा सारा एग्जाम पैटर्न होता है। उसके बाद में आएगा प्रश्न अगला सिलेबस के ऊपर चर्चा, कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहेगा, उनमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगला अपना प्रश्न रहेगा ओल्ड कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस, यानी कि पिछली जो भर्ती आई थी सेकंड ग्रेड की 2022 के अंदर, उसमें क्या कट ऑफ गई थी वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड की, उन कट ऑफ के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो भी आपकी सब्जेक्ट है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद में आता है बेस्ट बुक लिस्ट, यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए कौन कौन सी किताबें अपने को पढ़नी चाहिए जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बुक्स के रूप में जानी जाती है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो अपन इस भर्ती के अंतर्गत लेने वाले हैं, और हमेशा की तरह जो है वह इस भर्ती को टारगेट करते हुए अपन देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न आपके हो सकते हैं वो अपन सारे के सारे प्रश्न जो है उसके उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो अजमेर में स्थित है, जिसके द्वारा सेकंड ग्रेड की भर्ती या फिर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती करवाई जाती है, पहली चीज। दूसरा प्रश्न, यहाँ से आपका जो है वो प्रश्न शुरू होंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है पद और वेतनमान। देखिए, सेकंड ग्रेड क्या है, आपके टीचर है, यानी कि क्या है, वरिष्ठ अध्यापक है। तो पद का तो मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा कि यह क्या है, एक टीचर, यानी कि एक प्रकार से जो है वह आपके शिक्षक की भर्ती है, शिक्षक भर्ती है या फिर अध्यापक की भर्ती है। सेकंड ग्रेड है, तो सेकंड ग्रेड है इसका मतलब आप सभी को पता होगा कि जो आपके थर्ड ग्रेड जो भर्ती आती है, उस थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर दो प्रकार के लेवल होते हैं। एक होता है लेवल फर्स्ट, एक होता है लेवल सेकंड। तो लेवल फर्स्ट वाले जो बीएसटीसी के माध्यम से लगते हैं वो क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद में लेवल 2 जो कि आपके बीएड करके और रीट के माध्यम से जो है वो थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर चयनित होते हैं, वह क्लास 6, 7 और 8 को। देखिए, क्लास 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर तो कौन पढ़ाते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं आपके L1 वाले, लेवल 1 वाले, जो कि बीएसटीसी से लगते हैं। उसके बाद में क्लास 6, 7 और 8 ये पढ़ाते हैं आपके कौन, L2 वाले, लेवल 2 वाले। तो ये दोनों की दोनों जो है वह आपके थर्ड ग्रेड भर्ती जो है उसके माध्यम से इसके अंदर पद आते हैं। उसके बाद में आती है आपके सेकंड ग्रेड, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये क्लास 9 और 10 के लिए जो है वह आपके पढ़ाए जाते हैं आपके सेकंड ग्रेड टीचर। और उसके बाद में आते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होते हैं ये आपके क्लास 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर जो है, या फिर अपन स्पेशली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इस प्रकार से ये पढ़ाते हैं। तो अपन जिस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं वो कौन सी है, आपके सेकंड ग्रेड भर्ती है। यानी कि पहली चीज आती है कि पद, तो सेकंड ग्रेड जो टीचर है या फिर जो आपके वरिष्ठ अध्यापक है उसका पद क्या है, तो पद यह है कि इसको क्लास 9th और 10th इसके अंतर्गत इसको पढ़ाना होता है, कक्षा 9 और 10 के अंदर इसको पढ़ाना है, ये इसका पहला काम आता है। दूसरा पद हो गया। उसके बाद में आता है आपका वेतनमान, यानी कि सैलरी क्या रहेगी। भाई साहब, मास्टरों के लिए सही बताऊं ना तो रियल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि वेतन क्या रहने वाला है, क्योंकि टीचर जो हैं, जितने के जितने अध्यापक हैं
वो विशेष रूप से फोकस रखते हैं किस चीज के ऊपर, सैलरी के ऊपर, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और वेतनमान की जब अपन बात करते हैं, जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर वेतन मिलता है वो मिलता है आपको लेवल 11 का। कौन सा मिलता है? लेवल 11 का आपको वेतन मिलता है। या फिर पुराने पैटर्न के हिसाब से देखें तो ग्रेड पे कितना है आपके, 4200 ग्रेड पे है। यानी कि अगर अपन एक प्रकार से प्रशासनिक पद देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा एसआई की भर्ती करवाई जाती है वो भी लेवल 11 की ही होती है और उसमें भी 4200 ही ग्रेड पे होता है। अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर के, अगर आप आरटीएस का देखना चाहो तो आरटीएस जो है ये भी लगभग 5 साल तक नायब तहसीलदार रहते हैं, तब तक लेवल 11 ही रहते हैं और आपके 4200 ग्रेड पे ही इनकी रहती है। और सेकंड ग्रेड अगर टीचर की बात करो तो इनके भी लेवल 11 ही है और 4200 ग्रेड पे है। बस सबके पास में अपनी अपनी पावर है, अलग अलग पावर का फर्क है। बाकी इन तीनों के पदों के लिए जो आपके वेतनमान है वो लेवल 11 और 4200 ग्रेड पे होता है। यानी कि सेकंड ग्रेड का जो एक प्रकार से ग्रेड पे है वो सेम टू सेम किसके बराबर है, आपके एसआई के बराबर आता है। अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर जो है वह लगा हुआ है प्रोबेशन पीरियड, और प्रोबेशन पीरियड जो है वह कितने साल का रहता है? तो प्रोबेशन पीरियड आपके रहता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष तक अपना क्या रहता है, प्रोबेशन पीरियड रहता है, या फिर आपके परिवीक्षा काल जो है वह रहता है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फिक्स वेतन मिलता है। और फिक्स जो सैलरी मिलती है, यह फिक्स सैलरी चाहे एसआई हो चाहे आपके जो है वह सेकंड ग्रेड टीचर हो, कितनी मिलती है? 26,500 रुपये मिलती है। कितनी मिलती है? 26,500 रुपये जो है वह फिक्स वेतन मिलेगा। कितने साल तक? 2 वर्षों तक। 2 वर्ष के बाद में जैसे ही आपके प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो 2 वर्ष के बाद में जो है वह आपके बेसिक पे जो लगता है वो लगता है 37,800 का। कितना लगता है? 37,800 का। ये आपके बेसिक पे लगता है 2 साल के बाद में, प्रोबेशन के बाद में। तो 37,800, इसके अंदर फिर आपके जो है वह अतिरिक्त चीजें जुड़ती है, जैसे कि आपके महंगाई भत्ता जुड़ता है, डीए डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा आपका एचआरए जुड़ता है, होम रेंट अलाउंस, और अन्य जो आपके बोनस वगैरह है वो इसमें ऐड हो जाते हैं। और ये टोटल मिलाकर लगभग जो है वह आपके 15 से 20 हजार के आसपास रहते हैं। कितने रहते हैं? 15 से 20 हजार के आसपास रहते हैं। ये 15 से 20 हजार के आसपास जो है ये आपके आते हैं। तो कहने का मतलब इस 37,800 के हिसाब से जो है वो डीए वगैरह ये चलते हैं। जैसे 45% डीए है तो वो इस 37,800 का 45% निकलेगा। और ये लगभग आपके 15 से 20 के आसपास है। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 2 साल बाद में जो है वह कितनी हो जाती है, वो इधर मैं बता देता हूँ। 2 साल बाद में सेकंड ग्रेड टीचर की जो सैलरी है वह लगभग 50 से 55 हजार के आसपास हो जाती है। कितनी हो जाती है? लगभग 50 से 55 हजार। ये आप पकड़ लीजिए मोटा मोटा, यानी 55 हजार के आसपास जो है वह आपकी लगभग सैलरी रहती है 2 वर्ष बाद में। 2 साल तक 26,500 रहेगी, फिक्स है, जिसमें से आपके जो है वह आरजीएचएस की कटौती हो जाती है और अन्य जो है वह आपके कटौतियां हो हुआ के 1,000, 1,500, 2,000 की कटौती होती है, तो 24,500 के आसपास मिलता है। बाद में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके वेतनमान की बात है। पद के हिसाब से अगर गैप आपके गैप ग्रेड पे के हिसाब से अगर अपन बात करना चाहें तो ये तीनों के तीनों जो है वह आपके लेवल के हिसाब से पद बराबर है। लेकिन अगर अपन बात करना चाहें कि पावर, तो पावर आप सभी को पता है, सबकी अपनी अपनी पावर है। एसआई की पुलिस में पावर है, आरटीएस की राजस्व के अंदर पावर है, और शिक्षक की अपनी स्कूल के अंदर पावर आती है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न आता है चयन की प्रक्रिया, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से जो है वह चयन इसमें होता है। तो आप सभी को मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से की जाती है। तो वह की जाती है एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, यानी कि एक एग्जाम जो है वह करवाया जाता है, किसके द्वारा? आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखना चाहे तो अगर बोर्ड अगर चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो भी आपके उत्तर पत्रक या फिर उत्तर की पुस्तिका है उसके मूल्यांकन के अंदर भी स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। तो आपको सभी को मैं बता देता हूं, चयन की प्रक्रिया में यह है कि सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है, और फॉर्म भरने के बाद में जो है वह आपका एग्जाम होता है। एग्जाम जो होता है ये एग्जाम आपके ओएमआर बेस होता है, ओएमआर बेस एग्जाम होता है।
और इस एग्जाम के अंदर जो है वह आपके दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है यह आपके जीके का होता है और पेपर सेकंड जो है यह आपका सब्जेक्ट का होता है। अभी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये आपके चयन की प्रक्रिया है जिसके अंदर आपके फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा, एग्जाम ओएमआर बेस होगा, दो पेपर होते हैं। जीके का पेपर जो है यह होता है आपके 200 नंबर का। कितने का होता है? 200 नंबर का होता है जीके का। और सब्जेक्ट का पेपर जो है यह होता है 300 नंबर का। इस प्रकार से टोटल जो है वह 500 नंबर का इसमें सबसे पहले क्या होती है? लिखित परीक्षा होती है। जैसे ही आप ये लिखित परीक्षा देते हैं, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि इसमें स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन बोर्ड के द्वारा अपनाया जा सकता है अगर बोर्ड चाहे तो ये आपकी लिखित परीक्षा होती है। 2 गुना की कट ऑफ आएगी, 1 गुना की कट ऑफ आएगी, सीधा सिलेक्शन होगा, रैंक मिलेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कोई भी चीज इसमें नहीं होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सीधा सा है, रिटन एग्जाम होता है, ओएमआर बेस एग्जाम होता है और 500 नंबर के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके बाद में सीधा डीवी होता है और आपको ज्वाइनिंग दे दी थी। अगला आता है आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो जैसा कि मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सेकंड ग्रेड अगर टीचर आपको बनना है तो सबसे पहले तो आपके पास में स्नातक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्नातक, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद में जो है वह आपके एक प्रकार से आप मान लीजिए कि बीएड, राजस्थान के अंदर तो जैसे बीएड ही होती है, तो आपके पास में जो है वह एजुकेशन के अंदर जो है वह क्या होनी चाहिए? एजुकेशन के अंदर जो है वह डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। तो स्नातक चाहिए यानी ग्रेजुएशन और प्लस आपको क्या चाहिए? बीएड चाहिए होती है सेकंड ग्रेड के लिए। अब देखिए, आप स्नातक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए आपके ऑप्शनल के रूप में जो है वह, अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए के अंदर आपके ऑप्शनल के रूप में जो है वह हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, या फिर सोशल स्टडी हो सकती है, या फिर आपके पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। इस प्रकार से आपके जो है वह अलग अलग सब्जेक्ट हो सकती है और उन्हीं ही सब्जेक्ट को आप बीएड के अंदर लेते हैं। दो सब्जेक्ट का चयन करते हैं बीएड में और उससे आप क्या करते हैं? बीएड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड ग्रेड जो है यह शिक्षक अलग अलग, आपने देखा भी होगा, अगर आप जब आप पढ़ के आए हैं तो 9th और 10th के अंदर जो है वह आप स्पेशली देखते होंगे, जैसे कि एक गणित सब्जेक्ट हो जाती है, एक विज्ञान हो जाती है, जो सामान्य है बेसिकली। जब अपन 11th 12th में जाते हैं तो विज्ञान में ही फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये अपन अलग अलग पढ़ते हैं। तो 9th और 10th की जैसे ही भाई, एक साइंस के टीचर बन सकता है, एक आपके गणित का टीचर बन सकता है, एक आपके अंग्रेजी का बन सकता है, हिंदी का बन सकता है, उर्दू का बन सकता है, पंजाबी का बन सकता है। और आपने अगर देखा है तो अपन जब 11th 12th में जाते हैं तब हिस्ट्री है या फिर आपके ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, ये अलग अलग होती है। बाकी 9th और 10th के अंदर जो है वह आपके क्या रहता है? एक ही सब्जेक्ट रहती है जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो वहां पर एक शिक्षक बनेगा सामाजिक विज्ञान का। इस प्रकार से जो है वह अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें क्या बनते हैं? आपके टीचर बनते हैं। और वह आप कैसे बनोगे? तो आपने ग्रेजुएशन के अंदर और बीएड के अंदर कौन सी सब्जेक्ट ले रखी है उसके हिसाब से ही आपके हो सकता है। तो जैसे देखिए, आपको अगर जैसे मान लीजिए इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सी है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। इस प्रकार से ये जितनी जितनी विषय है, अभी देखिए इसमें दो सब्जेक्ट छूटी हुई, एक तो है विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान। तो इन दो को अपन अलग से देखेंगे। अगर आप हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू है और पंजाबी है, अगर इन सब्जेक्ट से अगर आप सेकंड ग्रेड, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास में स्नातक में रही है या फिर इन सब्जेक्ट से अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सभी के पास में जो है वह ग्रेजुएशन या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन सब्जेक्ट के अंदर, एज ए किस रूप में? ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि आपके पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो है वह कौन सी सब्जेक्ट रहनी चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इनके लिए ये ऑप्शनल के रूप में रहना चाहिए। और साथ साथ में आपको एक डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए किसमें? एजुकेशन के अंदर, यानी कि शैक्षिक के अंदर या फिर शिक्षा के अंदर, जो कि अपन बीएड के रूप में आप करते हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज आती है आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसके लिए थोड़ा सा अलग पोर्शन है। देखिए, अगर आप विज्ञान से अगर सेकंड ग्रेड बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए किस किस सब्जेक्ट के अंदर? एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन सी हो सकती है आपके पास में? जो है वह ग्रेजुएशन में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके अंदर आपके जो पास में जो है वह क्या होनी चाहिए? एक प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए। इतनी दो होनी चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन खड़ा होता है, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई गणित वाले जो हैं, यानी कि जिनके पास में बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स रही है, वो सेकंड ग्रेड साइंस से फॉर्म नहीं भर सकते। तो हमारे मित्र है जो अभी लगे भी थे इस वाली भर्ती के अंदर, और क्यों नहीं भर सकते हैं?
या फिर भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट के अंदर से अगर आपके पास में ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रही है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक बीएससी मैथमेटिक्स अगर करता है तो वह किस किस में करेगा, तो भाई अगर मैथ्स में कर रहा है तो उसके पास में ऑप्शन खुल गया मैथ का। अगर वह किस में कर रहा है, आपके बायोलॉजी, अगर उसके पास में बीएससी के अंदर बायोलॉजी रही है तो ऐसी कंडीशन में उसके पास में जूलॉजी या फिर बॉटनी में से कोई सी रहेगी। तो देखिए, अगर एक केमिस्ट्री यानी कि बीएससी अगर आप पीसीएम के अंदर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आपके पास में आ गई है, और नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 2 सब्जेक्ट जो है वह आपके पास में ऑप्शनल के रूप में रहने चाहिए। तो अगर आप अपने बीएससी अगर मैथमेटिक्स में करी है तो आपके पास में मैथ के अतिरिक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साइंस की सब्जेक्ट है। इस वजह से बीएससी मैथमेटिक्स वाले भी जो है वह साइंस से फॉर्म भर सकते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। और इसी प्रकार से गणित उनके पास में वैसे ही ऑप्शनल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए गणित में, तो आप गणित के अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर बीएससी मैथमेटिक्स है तो वह बंदा गणित से भी फॉर्म भर सकता है, और वही स्टूडेंट आपके साइंस से भी फॉर्म भर सकता है, दोनों फॉर्म भर सकता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजी वाला है तो वह स्टूडेंट केवल एक ही सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकता है, और वह है विज्ञान, क्योंकि बायोलॉजी वाले के पास में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 रहती है। तो ऐसी कंडीशन में इन 3 में से 2 तो वैसे ही आ गई, तो वो साइंस से भर सकता है। लेकिन इनमें से कोई ऐसी सब्जेक्ट उसके पास में नहीं है जो सिंगल सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म भर सकता है। जिनके पास में बीएससी बायोलॉजी में हुई है तो वो केवल विज्ञान से भर सकते हैं, और जिनकी बीएससी अगर गणित के अंदर हुई है तो वह गणित से और विज्ञान से दोनों से फॉर्म भर सकते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें सामाजिक विज्ञान के लिए, अगर आपको सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किस किस के अंदर, तो आपके पास में जो है वह 2 सब्जेक्ट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, 2 सब्जेक्ट आपके पास में ऑप्शनल के रूप में होनी चाहिए। किसके, कौन कौन सी, जैसे एक हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर आपके फिलोसॉफी है, ये आपके होनी चाहिए। और इनके अलावा वो बीएड तो चाहिए जो आपके एजुकेशन के अंदर डिग्री या फिर डिप्लोमा है। तो देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीए स्पेशली ऐसे कर लेते हैं कि भाई उन्होंने हिंदी ले ली, अंग्रेजी ले ली और इधर से एक हिस्ट्री ले ली। तो ऐसी कंडीशन में वो हिंदी और अंग्रेजी की वजह से इधर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इधर हिस्ट्री की वजह से ये फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो बीए के अंदर क्या लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, इधर से हिंदी साहित्य या फिर अंग्रेजी ले लेते हैं। तो उनके पास में डबल ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट की वजह से वो सोशियोलॉजी से भी फॉर्म भर सकता है एसएस से, और वो फॉर्म इधर से हिंदी अंग्रेजी की वजह से हिंदी अंग्रेजी के अंदर भी भर सकता है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तीनों की तीनों यही सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ऐसी कंडीशन में फिर उनकी भी स्थिति वही हो जाती है जो बीएससी बायोलॉजी वालों की है, और फिर वो भी केवल इसमें ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जब बीए लेते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, ठीक है। बाकी ये आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन के अंदर ये सब्जेक्ट चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में आपको बीएड चाहिए होती है सेकंड ग्रेड के लिए, ये 2 चीजें चाहिए। बाकी कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, आपके परसेंटेज कितने हैं क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा आपका रहता है कि सर हम सेकंड ईयर के अंदर है या हम फाइनल ईयर के अंदर है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि ये वाली जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है ये संभावित भर्ती है कि भाई आपको अक्टूबर लास्ट तक जो है वह देखने को मिल जाएगी, यानी अगला महीना है सितंबर, यानी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन अगर अभी आता है तो उसके अंदर संभवतः यही है कि आपके 1 जनवरी 2026 या फिर आपके 1 जुलाई 2025 जो है, इन 2 डेट में से आपकी एज काउंट होगी। तो या फिर कह सकते हैं कि वो एज काउंट होगी, और उस एज काउंट के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम है, ये मान के चलिए अगर अक्टूबर में अगर भर्ती आती है तो अगले अप्रैल तक आपका जो है वह एग्जाम होने की संभावना है। तो अगर अप्रैल तक अगर एग्जाम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधा सा इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी ये योग्यता इसमें बताई गई है, ये योग्यता अगर अंतिम वर्ष के अंदर कोई विद्यार्थी सम्मिलित हो रहा है या फिर हुआ है, कैसे भी हो, कंडीशन कोई सी भी हो, मान लीजिए आप सेकंड ईयर के अंदर हो, चाहे आप फाइनल ईयर के अंदर हो, आपकी जो डिग्री है आप अपेयरिंग से फॉर्म भर देंगे, लेकिन आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है इस ग्रेजुएशन का या फिर बीएड का, देखिए बीएड तो 2 साल की होती है, तो आप ग्रेजुएशन में हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर आप बीएड 2 साल बाद करोगे, इतने में तो एग्जाम हो ही जाता है। तो जो अभी सेकंड ईयर के अंदर या फाइनल ईयर में है उनके लिए तो सेकंड ग्रेड के अंदर कोई ऑप्शन है नहीं। जो बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चा बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है या बीएड सेकंड ईयर के अंदर है, उनके लिए दोनों के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। आप अपेयरिंग से फॉर्म भरना है आपको,
और आपकी जो बीएड है वो आपके कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो जिस दिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है उस परीक्षा के आयोजन से जो है वह आपके पहले पहले सारी की सारी शैक्षणिक अर्हता जो है वह आपके पास में आ जानी चाहिए। यानी कि जिस दिन आपकी एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 को एग्जाम होता है, तो उससे पहले पहले 31 मार्च तक आपके पास में आपकी बीएड की जो है वह डिग्री और डिप्लोमा आ जाना चाहिए, जो यहाँ का डिप्लोमा है, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं लेकिन डिप्लोमा आ जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती इतनी ज़्यादा लेट होती नहीं है। तो संभवतः जो सेकेंड ईयर के अंदर है उनके लिए तो सीधा सा ही मौका है, आपको तो फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है। ये आपकी योग्यता हो जाती है, क्वालिफिकेशन हो जाती है सेकेंड ग्रेड के लिए। अगला आपका प्रश्न आता है आयु सीमा, एज जो आपकी लिमिट है वो किस प्रकार से इसमें रहती है। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसे एसआई वाला जो लफड़ा है वो इसमें नहीं है, इसमें सीधा सा है कि आपकी मिनिमम एज जो है वह 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है वह आपके 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि एज जो है वो कितनी है, 18 से 40 वर्ष जो है वह सेकेंड ग्रेड के लिए उम्र आती है। अब 18 से 40 तो आपकी आयु सीमा आ गई, लेकिन किस डेट से आएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अक्टूबर के आसपास अगर भर्ती आती है तो 1 जनवरी 2026 संभवतः जो है वह आपके एज काउंट होगी कि 1 जनवरी 2026 तक जो 18 का हो गया वो फॉर्म भर सकता है, या फिर जो मैक्सिमम 40 का है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो वो एज काउंट के लिए डेट आएगी, जैसे कि पिछली वाली भर्ती के अंदर 1 जनवरी 2023 दी गई थी, इसी प्रकार से इस वाली भर्ती में भी एक डेट देंगे, उस डेट से आपकी एज काउंट रहने वाली है। अब देखिए ये जो आपकी अधिकतम उम्र है यानी कि जो 40 वर्ष है, इस 40 वर्ष के अंदर आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, और उस आरक्षण के आधार पर आपको इस 40 वर्ष से अधिक भी किस किस को कितने कितने वर्ष की जो है वह छूट मिलती है वो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको मैं बताता हूं, जैसे कि जो जनरल का आपके मेल है, इसको सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जनरल का मेल है उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है, उसकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए, उसके अगर वो 40 से एक दिन भी ऊपर हो रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसके अलावा जितने के जितने रिजर्व कैटेगरी के मेल है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन पांचों कैटेगरी के यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के जो पुरुष है उन सभी पुरुषों को 5 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि 40 प्लस 5 वो 50, 40 प्लस 5 45 वर्ष तक वह फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जनरल की महिला है यानी कि आपके जनरल फीमेल है, उस फीमेल को 5 साल की छूट मिलती है, जनरल फीमेल को, यानी सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि वो भी 45 तक फॉर्म भर सकती है। बाकी जितनी की जितनी रिजर्व कैटेगरी की महिला है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी की फीमेल 50 वर्ष तक जो है वो फॉर्म भर सकती है आपके सेकंड ग्रेड का। इसके अलावा जो आपके विधवा है या फिर विवाह विच्छेद या परित्यक्ता महिला है उनके लिए मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं रखी गई है, भले वो 59 साल की है तो भी वो फॉर्म भर सकती है और 60 साल में रिटायरमेंट ले सकती है, ठीक है। तो ये आपके इसमें एज वाला आ जाता है। वैसे एज 18 से 40 है जो आपको सामान्य रूप से जनरल मेल को ध्यान रखना है। अगला आता है परीक्षा का पैटर्न, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में सीधा सा है, आपके एक एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है, ओएमआर बेस एग्जाम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कैसा एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है। तीसरी चीज ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगली चीज नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये आपके परीक्षा का पैटर्न है, और 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये 2 आपके क्या होते हैं इसके अंदर पेपर होते हैं। ये तो आपका है एग्जाम का पैटर्न, मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है, इसी चीज को आप डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट जो है ये आपके कितने नंबर का होता है, तो पेपर फर्स्ट आपके 200 नंबर का होता है। कितने का होता है, पेपर फर्स्ट शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 300 मार्क्स, यानी कि पेपर 1 जो है यह आपके कितने का होता है, पेपर फर्स्ट होता है 200 नंबर का, जो कि आपके किसका होता है, जीके का पेपर होता है। और पेपर जो सेकंड है ये कितने नंबर का होता है, ये होता है आपके 300 नंबर का, और ये किसका होता है, आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो भी आपने सब्जेक्ट ली है उस सब्जेक्ट का पेपर होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके परीक्षा का पैटर्न। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। कितने नंबर का पेपर होता है आपके,
200 नंबर का आपका पेपर होता है। ड्यूरेशन जो है आपको टाइम जो है वह 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा पेपर के अंदर क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग दिस सब्जेक्ट, यानी कि उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जीके इसमें पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा जाता है। दूसरा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है। तीसरा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि वर्ल्ड और विश्व और भारत का जो आपके सामान्य ज्ञान है, विशेष रूप से इसमें ज्योग्राफी ही पूछी जाती है, हिस्ट्री वगैरह नहीं आती है। और चौथी चीज इसमें आती है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि जो आपके शैक्षणिक जो आपके मनोविज्ञान है वो इसमें पूछा जाता है। तो 4 चीजें आपके इसके सिलेबस के अंतर्गत रहती है। अगला पॉइंट आता है आपके नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग। और कितनी होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। कितनी होती है, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके इसमें देखने को मिलती है। यानी कि अगर 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न आपका चला जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा सा समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। टोटल जो है वह पेपर कितने का होता है, 500 नंबर का होता है। 200 नंबर का पहला पेपर होता है जीके का, 300 नंबर का दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, और किस किस प्रकार से होते हैं इसमें, पहले पेपर में 200 नंबर आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स राजस्थान का, इंडिया और विश्व का जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें पूछी जाती है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। एक छठा पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6। इस पॉइंट को अपन थोड़ा सा आगे समझेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था उसमें। सेकंड पॉइंट को अभी अपन थोड़ा सा इसकी अगली स्लाइड पे समझेंगे। देखिए, पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड की अगर अपन बात करना चाहें तो पेपर सेकंड जो है, यह पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट का होता है और यह कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। ड्यूरेशन इसमें कितना मिलता है आपको, तो इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। और इसके अंदर जो है वह आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। और पेपर फर्स्ट में आते हैं 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का आता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। कितनी रहती है, वही 1/3 इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखिए, इस पेपर के अंदर इस 5वें पॉइंट को अभी अपन समझेंगे बाद में। छठा पॉइंट इसमें आता है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, तो इसके अंदर जैसे कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, यानी आपके जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए साइंस है या फिर मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं क्लास के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लेवल के जो है वो मैटर पूछा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट, जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि 10वीं क्लास के लेवल का आपको पूछा जाएगा, आपको 10th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, आपको 12th क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, और जो आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि आपने जो स्नातक किया है उस लेवल के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो 3 तो यही आ गए और 2 तो ये आ गए। और इसके अलावा एक आता है आपके टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि इनके अलावा भी जो है वो जिस सब्जेक्ट के आप हो, जैसे साइंस के हो या मैथ के हो, एसएस के हो, हिंदी अंग्रेजी, उस सब्जेक्ट का जो आपके टीचिंग मेथड है वो आपको इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। यानी कि टीचिंग मेथड का मतलब हो गया एक प्रकार से आपके जो शिक्षण विधियां जिसको आप बोलते हैं वो पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके सामान्य चीज आती है। तो एक बार अगर आप वापस देखना चाहो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 छोड़ा है मैंने और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 छोड़ा है। इनका मतलब क्या है भाई, अब तक जो भर्तियां होती थी, यानी ये जो 2022 वाली भर्ती है, इस भर्ती में भी एक चीज लागू की गई थी कि पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके 200 नंबर है, इस 200 नंबर का आपको 40% न्यूनतम लाना आवश्यक है। वही चीज इसमें लिखी हुई है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, जो आपको चाहिए होते हैं किसके, इस पेपर फर्स्ट के। इसके अलावा जो भी आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, एससी और एसटी, उनको 5% का इसमें क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, यानी कि उनके लिए 35% चाहिए होता था और बाकी सभी के लिए 40% पेपर फर्स्ट के अंदर न्यूनतम चाहिए होता है। इधर ही इसी प्रकार से 5 नंबर के पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, यानी कि पेपर सेकंड जो 300 नंबर का हो रहा है इसका भी आपको 40% लाना होता था और इसमें भी आपको जो है वह 5% की छूट एससी और एसटी को दी जाती थी। तो ये तो था पुरानी चीज। अभी जो है वह सरकार ने इसमें अपडेट किया है और राजस्थान जो आपके शिक्षा सेवा नियम है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा
पॉइंट नंबर 5 में अगर आप देखोगे, ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर की मैं फोटो लेके आया हूं, ताकि अब जो भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की उसमें इस ऑर्डर से जो है वो चीजें लागू होगी। और इसमें लिखा हुआ वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्य विवरण के अधीन, इसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम संख्या 6, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम संख्या 6, यही 6 नंबर वाला है। और इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम संख्या 5, और ये प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम संख्या 5 नंबर का पॉइंट है। इनमें क्या लिखा हुआ है, तो 6 नंबर के अंदर विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। और इसी प्रकार से इसमें भी ये लिखा गया है प्रश्न पत्र द्वितीय के क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी कि इसमें जो आपके चीज लिखी हुई है ईच पेपर जो लिखा हुआ है, इस ईच पेपर को हटा दिया गया है। यानी कि जो प्रत्येक पेपर के लिए जो अभिव्यक्ति है इसमें ईच पेपर, यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए जो अभिव्यक्ति है उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब जो है वह क्या कर दिया गया है, अब ये वाली चीज कर दी गई है इसमें कि अब जो है वह वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है, इस भर्ती के अंदर प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 40% नहीं लाने हैं। पहले यह था कि पेपर फर्स्ट के 200 नंबर का भी 40% होना चाहिए और पेपर सेकंड का 300 नंबर का भी 40% होना चाहिए, और साथ साथ में दोनों पेपर के मिला के भी 40% होने चाहिए, जिसमें एससी और एसटी को 5-5% की छूट थी। लेकिन इस संशोधन के अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर जो 40% है उस अनिवार्यता को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो है वह आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड चाहे कितने भी मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों प्रश्नों पत्रों के मिलाकर जो है वह आपके पास में 40 नंबर जो है 40% जो है वह होने चाहिए, और उसमें भी जो है वो आरक्षण की छूट दी गई है। तो अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो पेपर फर्स्ट जो है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 200 जो है वह आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और 2 घंटे जो है वह आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर माइनस होता है 1/3, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर फर्स्ट जो है इसमें पहले यह था कि 40% आपको लाना अनिवार्य था पेपर का, लेकिन अब उस चीज को हटा दिया गया है। इसी प्रकार से पेपर सेकंड की अगर अपन बात करें, अच्छा पेपर फर्स्ट जो है ये किसका होता है, जीके का पेपर होता है। इसी प्रकार से पेपर सेकंड जो है इसमें आपको जो है वह 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 300 नंबर के आपके होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। और इसके अंदर जो है वह आपको 2.5 घंटे इसमें देखने को मिलते हैं, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और यह सब्जेक्ट का पेपर होता है। और पहले इसमें भी यही था कि आपको इस 300 नंबर का कितना लाना था, 40% लाना था, और इसको भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। और पहले ये चीज थी कि इन इसका और इसका यानी कि 300 और प्लस 200 यानी कि 500 नंबर जो हो रहे हैं दोनों पेपर के मिलाकर, इसका भी क्या लाना था, 40% लेकर आना था। इस चीज को नहीं हटाया गया है। तो किस किस चीज को हटाया है, प्रत्येक पेपर के जो 40% वाला कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, और दोनों पेपर के मिलाकर जो 40% लाना था वो अभी भी रखा गया है। लेकिन पहले भी ये था कि भाई इसमें भी हम एससी और एसटी जो है इन दोनों कैटेगरी को 5-5% की छूट इसमें पहले भी थी, और इसमें भी थी, और इसमें भी थी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हट गया तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन इस 40% के अंदर अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो उनको जो है 40 की जगह पर 35% ही जो है वह दोनों पेपर के नंबर मिलाकर लाने होंगे। और इस समस्या की वजह से देखो ये क्यों किया गया है, जब इसकी बात आती है तो पेपर फर्स्ट जीके का होता है, इसमें अधिकांश बच्चे जो है वह 200 में से 40% लेकर आ जाते हैं आराम से। लेकिन पेपर सेकंड होता है किसका, सब्जेक्ट का। और एसएस हुई या फिर आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, इन सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्ट के नाम आते हैं दो के, एक तो आती है आपके कौन सी, गणित, और एक कौन सी आती है आपके विज्ञान। ये दो ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनमें ऐसे प्रश्न बनते हैं, चूंकि देखिए इन सेकंड ग्रेड के लिए आपको देखो 10वीं क्लास का लेवल भी पढ़ना है, यानी 6ठी से 10वीं की चीजें पढ़नी है। आपको 12वीं क्लास का लेवल पढ़ना है, यानी 11वीं 12वीं भी पढ़नी है। आपको ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना पड़ता है, और अन्य जीके भी आ जाता है। तो इतना लेंथी सिलेबस होता है कि गणित और विज्ञान, स्पेशली गणित की ऐसी स्थिति होती है कि अगर 100 पदों के ऊपर भर्ती भी आए तो 100 लोग नहीं मिलते हैं जो आपके इस 300 में से 40% लेकर आ जाए। जब ऐसी कंडीशन हुई कि आपको टीचर ही नहीं मिल रहे हैं गणित और विज्ञान के, और पिछली बार भी ऐसी कंडीशन थी, जिसने 40% लेके आ गया सेकंड पेपर में वो सारे के सारे मास्टर बने थे। इस वजह से इस समस्या को देखते हुए प्रत्येक पेपर के 40% को हटा दिया गया है, और अब आपके 500 नंबर के 40% आपको न्यूनतम लेकर आना है, जो आप आराम से ला सकते हो।
ठीक है, ये आपके इसके अंदर संशोधन किया गया है। परीक्षा पैटर्न क्या था वो अपन ने बात कर ली है। अभी अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी का आता है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस किस प्रकार से इसके अंदर आता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो फर्स्ट पेपर है, ये पेपर किसका होता है, आपके जीके का पेपर होता है। किसका होता है, जीके का, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जो है ये सामान्य ज्ञान का होता है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। और सीनियर टीचर का पेपर फर्स्ट का सिलेबस की अपन बात करेंगे, जो कि जीके का होता है। देखिए, सबसे पहले जो है वह आपको जीके के अंदर क्या देखने को मिलता है। अच्छा, ये कितने नंबर का होता है पेपर फर्स्ट, 200 नंबर का होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 आते हैं। ठीक है ना, 150 के आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आता है, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि इसमें राजस्थान का जो है वह क्या आता है, इतिहास आती है, कला संस्कृति है, राजस्थान के आपके भूगोल है, और सामान्य ज्ञान का मतलब इसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान की पॉलिटी, इसको भी अतिरिक्त रूप से ऐड किया जाता है। तो ये राजस्थान का जीके है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी पहले दी हुई है, जिसमें फिजिकल आपको फीचर्स यानी कि भौतिक विशेषताएं हैं, क्लाइमेट यानी जलवायु है, आपके ड्रेनेज सिस्टम यानी कि आपके जो आपके नदियां वगैरह है वो पढ़ना है, वेजिटेशन आ जाता है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, डेयरी डेवलपमेंट है, और आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशो, आपके ट्राइब्स है, इंडस्ट्री एंड मेजर आपके टूरिस्ट सेंटर्स जो है यह इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर आपके आते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गया ज्योग्राफी का। इसी प्रकार से अगला आता है आपके किसका, एंशियंट एंड कल्चरल सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, इसमें आपको कालीबंगा पढ़ना है, आहड़ पढ़ना है, गणेश्वर पढ़ना है, और आपको बैराट पढ़ना है। तो स्पेशली आपकी जो सभ्यताएं हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, वो स्पेशली लिखी हुई है कि आपको केवल ये 4 ही प्रकार की सभ्यताएं पढ़नी है। इसके अलावा आपको टू द पॉइंट सिलेबस पे चलना है, अलग से कहीं नहीं भागना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 टू 18 सेंचुरी, यानी कि जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार से शुरू होना है, जिसके अंदर आपको चौहान पढ़ने हैं अजमेर के, जिसके अंदर आपको रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत और जो आपके मेवाड़ वगैरह हैं वो आपको पढ़ना होता है, और राजस्थान और मुगल आपको पढ़ना है इसके अंदर, जो कि आपके स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको इसमें महाराणा प्रताप पढ़ना है, सांगा पढ़ना है, ठीक है ना, सांगा है, प्रताप है, मान सिंह है, आपके आमेर से ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको चंद्रसेन पढ़ना है, राय सिंह पढ़ना है बीकानेर से, और राज सिंह पढ़ना है मेवाड़ से। ये स्पेशली आपको इसमें लिख के दिया हुआ है। तो यही यही शासक पढ़ने हैं, इतनी सी सभ्यता पढ़नी है। तो हिस्ट्री को जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ज्योग्राफी डिटेल में दी है। देखो, ज्योग्राफी में थोड़ी सी राय देना चाहूंगा आपको, जैसे कि आपको क्या करना है, जो एग्रीकल्चर चीज लिखी हुई है, ये एग्रीकल्चर आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे में से ही प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार से जो आपके लाइव स्टॉक है, जो आपके एक प्रकार से पशुपालन है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में से ही क्वेश्चन बनेगा। मैं जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा था तब गौर किया था कि डेयरी का जो टॉपिक है, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास, ये आपके सिलेबस में होता है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में से ही बनने वाला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, लिटरेसी, सेक्स रेशो, इंडस्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे में से ही प्रश्न बनने वाला है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में से बनेंगे, और अभी मैं बताऊंगा आपको कि इकोनॉमिक सर्वे भी आपके सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अगला आता है आपके हिस्ट्री। अगला देखिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर रिवोल्ट आपके रिलोवेशन ऑफ 1857, यानी कि आपके 1857 की जो आपकी क्रांति है वो आपको इसमें पढ़नी है। पॉलिटिकल आपके जो भी राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं वो पढ़ना है, प्रजामंडल आपको पढ़ना है इसके अंदर। इसके अलावा आपको जो है वह ट्राइबल जो मूवमेंट है, यानी आदिवासी और जो आपके किसान आंदोलन है, वो इसके अंदर आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण जो है वह आपको पढ़ना है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा का पूरा रखा गया है। एंशियंट हिस्ट्री में से आपके केवल 4 तो सभ्यता दी गई है, और आपको क्या पढ़ना है, गुजर प्रतिहार पढ़ना है, चौहान पढ़ने हैं अजमेर के पूरे। इसके अलावा जो है वह राजस्थान के साथ में दिल्ली सल्तनत और मुगल का क्या संबंध है वो आपको देखना है, और स्पेशल आपको शासक दिए हुए वही पढ़ना है, सांगा है, प्रताप है, मान सिंह है, और चंद्रसेन है, राय सिंह है, और राज सिंह है। बस ये शासक पढ़ने हैं, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़नी है। तो आपका विशेष फोकस जो है वह, क्योंकि ये भी कमी है तो आप आराम से हिस्ट्री कर सकते हो, कोई ज्यादा इतनी लेंदी नहीं है। ज्योग्राफी भी आपको लिमिटेड दी गई है, ज्यादा बड़ी ज्योग्राफी नहीं दी गई है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके राजस्थान की कल्चर।
तो सोसाइटी एंड आपके रिलीजन, जिसमें आप देखेंगे लोक देवता आपके टॉपिक लिखा हुआ है, लोक देविया दी हुई है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। संत, आपको संत एवं संप्रदाय वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। आर्किटेक्चर के अंदर आपको वास्तु, जो आपके वास्तुकला है उसमें आपको मंदिर पढ़ना है, फोर्ट पढ़ना है यानी कि किले वगैरह, और प्लेसेस यानी कि कोई भी आपके महल वगैरह जो है वो पढ़ना है। पेंटिंग आपको पूरी की पूरी यानी कि चित्रकला का टॉपिक आपके पूरा रखा गया है, जिसमें आपको वेरियस स्कूल वगैरह हैं, जो अभी अपन पुस्तक देखेंगे बेस्ट बुक के अंदर मैं बुक बताऊंगा, उस बुक के अंदर ये वेरियस स्कूल दी हुई है, वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अगला आता है मेले एवं त्योहार, फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये आपको देखना है। इसके अलावा कॉस्ट्यूम है या फिर आपके ड्रेसेज है, और आपके ऑर्नामेंट्स यानी कि जो भी आपके वस्त्र आभूषण वगैरह जो है आपके कपड़े, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके फोक म्यूजिक और डांस यानी कि लोक गीत और लोक नृत्य आपको पढ़ना है। इसके अलावा लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि आपको भाषा एवं साहित्य पढ़ना है। तो भाषा एवं साहित्य भी जिस पुस्तक की अभी अपन चर्चा करेंगे उसमें डिटेल में दिया हुआ है। ये आपके सारी की सारी चीजें जो है वो उन पुस्तकों के अंदर आ जाएगी। तो बेस्ट बुक अभी मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर बहुत अच्छे से मिलेगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिलेबस के हिसाब से चलना है। सेकंड ग्रेड का पेपर हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है, इस वजह से आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, राजस्थान की कल्चर हो गई। अभी अपना आता है राजस्थान की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का आपके राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो आपके तंत्र है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि गवर्नर का आपको टॉपिक पढ़ना है। राज्यपाल का आपको टॉपिक पढ़ना है, जिसमें उसके रोल एवं उसके फंक्शन जो है वो आपको पढ़ना। तो एक तो गवर्नर हो गया, दूसरा आपको सीएम पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर, और उसके साथ साथ में कैबिनेट आपको पढ़ना है, जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो तीन टॉपिक तो ये हो गए। चौथा टॉपिक आता है स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, यानी कि आपको एक तो मुख्य सचिव पढ़ना है और एक आपको राज्य का सचिवालय जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, दो टॉपिक ये हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपको आरपीएससी का जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि आपको ह्यूमन राइट कमीशन जो अपना एसएचआरसी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपको इसमें पढ़ना है। पंचायती राज, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो आपके विधानसभा है ये आपको इसमें पढ़नी होती है, और एक आपके पंचायती राज आ जाता है। तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर लगभग पूरी पॉलिटी है। कुछ कुछ इसमें जो आयोग है उसमें दो ही आयोग दिए हैं, बाकी लगभग पूरी है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, आपके कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल आ जाता है, सचिवालय आ जाता है, आपके मुख्य सचिव आ जाता है, आरपीएससी है, एसएचआरसी पूछा गया है, पंचायती राज है, और आपको राज्य की विधानसभा पूछी गई है। तो राजस्थान की पॉलिटी की अभी अपन पुस्तक देखेंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है, उस पुस्तक से आपकी लगभग सारी की सारी चीजें हो जाएगी। तो ये राजस्थान का सिलेबस है जो पेपर फर्स्ट के अंदर है। 150 प्रश्न के अंदर से जो है यह आपके राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं यहाँ से। उसके बाद में अगला आता है आपके करंट अफेयर्स। सेकंड पोर्शन किसका आता है, करंट अफेयर्स, और स्पेशली लिखा हुआ है आपके करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तो ध्यान रखना है एक चीज का, जब स्पेशली सिलेबस में यही लिखा हुआ है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, तो आप करंट अफेयर्स ऑफ ना तो इंडिया पढ़िए ना ही इंटरनेशनल पढ़िए, केवल राजस्थान का ही आपको विशेष फोकस रखना है। और राजस्थान करंट अफेयर्स को किस प्रकार से टारगेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो देखिए, मेजर करंट इशू एंड आपके हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल का ही स्पेशली पूछा गया है, रिलेटेड टू आपके सोशियो इकोनॉमी यानी कि सामाजिक और आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल, और जो आपके खेल से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो, यानी कि आपको राज्य स्तर का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, और वो आपको इसमें से पढ़ना है। इसमें से ये जो सामाजिक और आर्थिक है इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे से इसको कवर करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो है आपको जो करंट के प्रश्न है वो इकोनॉमिक सर्वे में से यहाँ से पूछे जाएंगे इस चीज से। ठीक है ना, बाकी पॉलिटिकल ये भी आपको, ये आपके करंट अफेयर्स से आ जाएगा, गेम और स्पोर्ट्स वगैरह ये उससे आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स केवल राजस्थान का, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। और वर्ल्ड और इंडिया यानी कि भारत और विश्व का जो आपके जो सामान्य ज्ञान है उसमें केवल ज्योग्राफी को ही ज्यादातर रखा गया है, जिसमें ये यहाँ पर पहले विश्व का भूगोल दिया गया है, जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं यानी कि जितने के जितने महाद्वीप है वो पढ़ने हैं, ओशियंस पढ़ने हैं यानी कि जितने के जितने आपके महासागर है वो पढ़ने हैं, ग्लोबल विंड सिस्टम पढ़ना है, जो आपके वैश्विक पवन तंत्र है वो इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल जो इशू एंड स्ट्रेटजीज है, यानी कि जो भी आपके पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो इसमें देखना है। उसके बाद में आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जो आपके वैश्वीकरण है, सॉरी ग्लोबलाइजेशन, जो आपके वैश्वीकरण और उसके जो प्रभाव है वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वैश्विक जो आपकी जनसंख्या है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और माइग्रेशन का भी आपको टॉपिक दिया गया है। ये सारा का सारा जो है वो ज्योग्राफी है विश्व का, ये अभी अपन एक पुस्तक देखेंगे उसमें आपके टू द पॉइंट सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टॉपिक को सेलेक्ट करना है और आपको सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। उसके बाद में आता है आपके इंडिया। इंडिया में भी आपको इंडिया की जो है वो ज्योग्राफी को रखा गया है, जिसमें फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक विशेषताएं रखनी है, मानसूनल जो सिस्टम है वो आपको देखना है यानी मानसून वगैरह, ड्रेनेज आपको देखना है, वेजिटेशन आपको देखनी है, एनर्जी रिसोर्सेस ये आपको देखना है। तो ये इतना सा ही आपके इंडिया की ज्योग्राफी से पूछा जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया ज्योग्राफी रखी आपके वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, और इंडिया के अंदर तीन चीजें, वर्ल्ड में तो केवल ज्योग्राफी ही पूछी गई है। इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया के अंदर इकोनॉमी भी पूछी गई है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटी है। इंडिया की तीन चीजें हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, वर्ल्ड की केवल ज्योग्राफी है। तो इंडिया की एक तो ज्योग्राफी होगी, उसके बाद में आती है इंडिया इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक पुस्तक बताऊंगा वहां से आप ये टॉपिक कर लेना है, बाकी ज्यादा फोकस आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर ही रखना है जो इंडिया का है। थोड़े दिनों में उसकी भी क्लास ले लेंगे तो वहां से आप केवल उसको देख लेना। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी एक तो आपको एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके इंडिया इकोनॉमी में है, दूसरा आपको इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है, तीसरा आपको सर्विस का टॉपिक पढ़ना है। यानी कि अर्थव्यवस्था के मूल तीन क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, केवल उन तीन क्षेत्रों को ही आपको पढ़ना है, और ये तीनों के तीनों क्षेत्र आपके इकोनॉमिक सर्वे में से आराम से हो जाएंगे, जो आपके भारत की इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो आपके विदेशी व्यापार है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको पूछा। तो इकोनॉमी में तो केवल यहाँ पर जो है वो ये दो ही चीजें पूछी गई है, जिसमें आपको एक तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ये ध्यान रखना है, और एक फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी इतना ज्यादा इंडिया इकोनॉमी का पोर्शन नहीं है। उसके बाद में इंडिया के लिए तीसरी चीज रखी गई है इंडिया पॉलिटी, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये आपको देखना है, जिसमें आपको लगभग पूरी की पूरी इंडिया पॉलिटी रखी गई है, ऐसा देख लीजिए। जिसमें आपको हिस्ट्री देखनी है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्ट्स जो है 1919 और 1935 यानी 1919 और 1935, ये दोनों अधिनियम आपको पढ़ने हैं, इनके जो प्रावधान है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह आपके रोल ऑफ अंबेडकर, एक तो अंबेडकर का आपको रोल पूछा गया है, जो कि आपके प्रारूप समिति वगैरह है वो अच्छे से देख लेना। इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स इसमें आपको देखना है, फंडामेंटल राइट्स आपको देखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आपके डीपीएसपी जो है वह इसमें पूछी गई है। तो आपको लगभग स्टार्टिंग वाला जो है वह पूरा का पूरा पोर्शन पूछ लिया गया है। उसके बाद में आता है ऑफिसेस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों के दोनों पढ़ने होते हैं इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज एंड आपके प्रेशर ग्रुप यानी कि जो आपके दबाव समूह है और जो आपके राजनीतिक दल है उन दोनों को आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो आपको पढ़नी है, और नेहरू का जो है वो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है स्पेशली उसको थोड़ा सा आपको बताना है। उसके बाद में आता है इंडिया एंड यूएनओ, यानी कि भारत और यूएनओ आपको बताना है। इसके अलावा आपको जो है वह इसके अंदर इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल स्पेशल फीचर जो भी आपके वैश्विक स्तर के ऊपर जो भी घटनाक्रम है वो आपको ये करंट बेस्ड प्रश्न बन सकता है, बाकी ये आपके पॉलिटी इसमें आ जाती है, ठीक है। ये आपके पोर्शन आ गया 3। उसके बाद में अगला पोर्शन आता है लास्ट जो पेपर फर्स्ट में है, जिसको कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि आपके एक प्रकार से पूछी जाती है साइकोलॉजी, और इसके लगभग 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न होते हैं, उस 100 में से 80 प्रश्न आपको जीके के पूछे जाएंगे, और 20 प्रश्न जो है वह आपको किसके पूछे जाएंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे। और इस 80 प्रश्न में से भी जो है वह लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है वह आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, और बाकी जो आपके प्रश्न बचेंगे लगभग जो है वह 70 के आसपास प्रश्न बचेंगे। उस 70 में से आप डिवाइड कर लीजिए कि लगभग 35 आपको राजस्थान के पूछेंगे और 35 आपको लगभग इंडिया के पूछने वाले हैं। इस प्रकार से आपके रैंक, तो 20 प्रश्नों का एक बड़ा महत्व है किस चीज का, एजुकेशन साइकोलॉजी का, जहां पर आपको 20 प्रश्न इसमें से देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे आपके टॉपिक है जो एजुकेशन साइकोलॉजी के हैं। इसकी मैं बुक बता दूंगा जो ठीक ठाक बुक है, जिसको आप पढ़ के आपका आराम से जो है वह इस 20 में से जो है वह 17-18 प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा का सीधा जो है वह रटना है चीज़ों को और थोड़ा सा आपको समझना है। बाकी एजुकेशन साइकोलॉजी का सीधा सही सिस्टम है कि आपकी बेसिक जो नॉलेज होती है उससे भी आपके प्रश्न सही हो जाता है, बिना पढ़े भी आप 12-13 क्वेश्चन सही कर सकते हो, अगर पढ़ लेते हो तो 17-18 भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके आ जाता है इसमें, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें देखते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स जो है वो इसमें आता है, लर्निंग आता है,
पर्सनालिटी का टॉपिक है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इसमें देता है, मोटिवेशन का आता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, कॉन्सेप्ट एंड आपके एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह, एटीट्यूड वगैरह, जो एप्टीट्यूड एटीट्यूड वगैरह है वो इसमें आते हैं। तो हमने तो कभी पढ़ी नहीं, तो आप देख लेना इसको अच्छे से। बाकी इसमें आपके पेपर फर्स्ट के अंदर ये इतना सारा सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया है कि आपको जो है वह फोकस लगभग सभी चीज़ों पर करना है, टू द पॉइंट सिलेबस पे चलना है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। और पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 200 अगर आपके नंबर आते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि गणित और साइंस वाले जो स्पेशली स्टूडेंट हैं उनके लिए यही कहना है कि आप इसमें लगभग जो है वह 160 से 170 नंबर का आप टारगेट रख के चलिए। क्योंकि पेपर सेकंड में मान लीजिए अगर 40% नहीं भी आया तो आप डिसक्वालीफाई तो नहीं होंगे, लेकिन ऑल ओवर भी तो 40% चाहिए, तो वो आपके पास में आना चाहिए और अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। 150 प्लस 160 170 नंबर तक जो है वह पेपर फर्स्ट में खींच सकते हैं आप। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करना है आपको और अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। पेपर सेकंड के सिलेबस जो है इसको चूंकि अपन डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो अगर आप देखना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, तो आप आरपीएससी के जो सिलेबस सेक्शन है उसके अंदर आप जाकर और वहां पर आप सेकंड ग्रेड जो टीचर है या फिर सीनियर टीचर है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट का दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा कर ली है, ये पूरा का पूरा बता दिया है। बाकी आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, पंजाबी है, साइंस है, सोशल साइंस है, उर्दू है, संस्कृत है, इन सारी की सारी सब्जेक्ट का आपको पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो वहां से मिल जाएगा। तो वो आप वहां से देख लेना डिटेल के अंदर। अभी अपना जो है वह अगला प्रश्न आता है, वो आता है कट ऑफ का, यानी कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस अपन करेंगे कि कितनी कितनी कट ऑफ जो है वह गई थी और इस बार उसके अकॉर्डिंग आपको कितना कितना टारगेट रखना चाहिए। तो ये तो मान के चलिए कि हमेशा जो पिछली वाली भर्ती होती है उससे आप 20 नंबर ज्यादा जोड़कर ही चलना है, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे कोई सी भी हो, 20 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए, तब आप एकदम सेफ जोन में रहते हैं। तो सबसे पहले अपन सबसे खतरनाक विषय की बात करते हैं, जो है आपके गणित, क्योंकि गणित के अंदर हमेशा पद खाली भी रहते हैं, स्टूडेंट मिलते ही नहीं है, 40% आते ही नहीं है। इस वजह से इस बार क्या कर दिया गया है, 40% के कॉन्सेप्ट को केवल गणित के लिए हटाया गया है स्पेशली, कि भाई गणित चूंकि हटा तो सबके लिए दिया गया है, लेकिन गणित के मिल ही नहीं रहते, इस वजह से हटाया गया है। देखिए सबसे पहले अगर अपन कट ऑफ की बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो जनरल के अंदर जो जनरल मेल की कट ऑफ गई थी वह कितनी गई थी, 246 नंबर। 2022 की भर्ती में गणित में कट ऑफ कितनी गई है, 246। कितने नंबर में से, ये जरूर ध्यान रखना है, 500 नंबर में से कट ऑफ कितनी गई है, 246। यानी कि 50% भी कट ऑफ सेकंड ग्रेड में गणित की नहीं जाती है। और 246 तो इस बार गई है 2022 वाली में, 18 वाली में तो उससे भी कम थी। तो जनरल मेल की गई है 246, जनरल फीमेल है 228 नंबर की कट ऑफ, और जनरल में डाइवोर्स की है 244। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 202 नंबर। कितनी गई है, 202 नंबर गई है। एससी की कट ऑफ कितनी गई है, 182। एसटी की कितनी गई है, 197 नंबर गई है। ओबीसी की कितनी है, 200.29 गई है। एमबीसी की कितनी है, 203.91 गई है। और शहरिया में तो कोई मिला ही नहीं जिसने पेपर पास करा हो। ऐसी कंडीशन में मतलब कि आप देख सकते हैं जनरल मेल की कट ऑफ कितनी है, जनरल मेल की है 246, 500 में से, यानी 50% नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 202 है, एससी में जो मेल है उसकी 182 है, एसटी में 197 है, ओबीसी में 200 नंबर है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एलडीसीपी के अंदर कट ऑफ गई है 199.24 गई है। बाकी किसी के अंदर भी जो है वह स्टूडेंट क्योंकि कम पड़ गए थे इसलिए एनए लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टूडेंट कम पड़ गए थे, तो कट ऑफ वैसे ही नहीं निकलने वाली। ये आपके इसमें कट ऑफ आती है नॉन टीएसपी एरिया की गणित विषय की। जब अपन बात करते हैं गणित विषय में टीएसपी एरिया की कट ऑफ की, तो टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की कट ऑफ 500 में से कितनी गई है, 217 नंबर गई है। एससी की कट ऑफ कितनी गई है, 207 नंबर। एसटी की कट ऑफ कोई स्टूडेंट मिले ही नहीं पूरे के पूरे, इसलिए एनए आ गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एनए, यानी कि स्टूडेंट मिले ही नहीं। तो गणित विषय के अंदर सबसे खौफनाक विषय है, 500 में से 246 नंबर गई है कट ऑफ। तो इस बार संभावना क्या होनी चाहिए, देखिए इस बार मेरा तो यही कहना है, क्योंकि इस बार 40% का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, तो बच्चे जो है वो पेपर फर्स्ट में मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। 200 में से 170 नंबर तक भी लाया जा सकता है फर्स्ट पेपर में, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत इजी है जीके, आपको टफ लगता है लेकिन छोटा सा सिलेबस है। आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर 5-7 बार 10 बार रिविजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपके उसमें
100 में से 90 प्रश्न तक भी सही हो सकते हैं। इतनी अगर आप मेहनत करते हैं तो आराम से आपके नंबर आएंगे। अगर आप सेट करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर अपना जुगाड़ बिठाते हैं, तो 180, मैं मानता हूं कि 150 नंबर तक आप पेपर फर्स्ट में आराम से स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो पेपर है उसमें अब देखिए 246 अगर अपन देखना चाहें तो लगभग जो है वो 100 नंबर भी, अगले 100 नंबर भी नहीं बन रहे हैं अगर 246 भी देखें तो मेरा तो यही कहना है कि आप 150 नंबर पेपर फर्स्ट में टारगेट रखना है। अगर आप 150 नंबर का टारगेट अगर पेपर सेकंड में रखते हैं, चूंकि सेकंड में 150 रखोगे आएंगे नहीं, वो मुझे भी पता है, लेकिन 150 अगर आप रखते हो तो 150 और 150 कितने हो जाएंगे, 300 नंबर हो जाएंगे, जो कि पिछली वाली कट ऑफ से लगभग 54 नंबर ऊपर है। तो आपको टारगेट 500 में से कम गणित विषय के लिए 300 नंबर तो मेरे हिसाब से रखना ही चाहिए, जो कि इस बार के हिसाब से कंपटीशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके टारगेट हो सकता है। बाकी कट ऑफ कितनी गई है वो मैंने बता दी है। अगली विषय आती है आपके सामाजिक विज्ञान, एसएस की अगर अपन बात करें तो एसएस में नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ गई है जनरल की, जनरल मेल की, वो भी 500 नंबर में से कट ऑफ जाएगी सारी की सारी, यही ध्यान रखना है। कितनी गई है, 300 नंबर गई है। जनरल मेल की कट ऑफ जो है वह एसएस के लिए कितनी गई है, 300 नंबर। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 200 नंबर, 90 नंबर गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 268 नंबर 500 में से। एससी की कट ऑफ है 256, एससी फीमेल की जो है वह है आपके 228। और एसटी की कट ऑफ मेल की है 230, फीमेल की है 227 नंबर। ओबीसी मेल की है 299 नंबर और ओबीसी फीमेल की है 285 नंबर। एमबीसी मेल की है 279 नंबर और एमबीसी फीमेल की जो है वह है आपके 223 नंबर। एरिया के अंदर पूरे स्टूडेंट नहीं मिले थे। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो गई है 171 नंबर। कितनी गई है, 171 नंबर गई है। बाकी एलडीसीपी में 234 नंबर गई है 500 में से। तो ये आपके 500 नंबर में से नॉन टीएसपी के लिए कट ऑफ है, जो कि जनरल मेल के लिए कितनी गई है, 300 नंबर कट ऑफ गई है। तो कम से कम आपको प्लस जो है वह कितने नंबर रखना है, 20 नंबर तो लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, ये आपका आता है नॉन टीएसपी, सॉरी ये अपन बात करी नॉन टीएसपी की कट ऑफ की। अच्छा, कॉपी पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। टीएसपी की कट ऑफ जो है ये, हाँ ठीक है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ है इसमें, ये सामाजिक विज्ञान वाली रहेगी, छोड़ो इसको। अगला आता है आपके विज्ञान विषय। देखिए विज्ञान विषय की अगर अपन बात करना चाहें तो विज्ञान में आपके नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। देखिए विज्ञान में भी लगभग थोड़ा सा खेल वही हुआ है जो आपके किसमें हुआ है, एक प्रकार से अगर अपन देखना चाहें तो आपके जो गणित में है वही खेल विज्ञान में भी देखने को मिलता है। देखिए विज्ञान के अंदर नॉन टीएसपी में जनरल मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ कितनी है, 250 नंबर के आसपास लगभग गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, 207 नंबर के आसपास गई है। एससी की कट ऑफ कितनी है, 178 नंबर है और वीमेन की कितनी है, 177 नंबर है। एसटी के अंदर कितनी है, 194 नंबर है। ओबीसी की कितनी है, लगभग 230 नंबर के आसपास है। एमबीसी की कट ऑफ कितनी है, 212 के आसपास है। ठीक है ना, इधर एक्समैन की जो है वह 165 नंबर है। एलडीसीपी की कितनी है, 188 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है। किसकी है, यह नॉन टीएसपी की कट ऑफ आती है। जब अपन टीएसपी की बात करते हैं तो टीएसपी में जनरल की कट ऑफ 203 नंबर है। एससी की कट ऑफ कितनी है, 203 नंबर है। एसटी की कितनी है, 196 नंबर है। और इधर एक्समैन वगैरह की इनकी कम। कहने का मतलब 250 नंबर अगर जनरल मेल की कट ऑफ जा रही है विज्ञान विषय के अंदर, साइंस के अंदर, कितने में से 500 में से अगर 250 जा रही है तो आपको उस हिसाब से टारगेट रखना है कि हमें उसमें जो है वह 10 15 20 नंबर जो है वह एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है। ठीक है, अगली आती है आपके इंग्लिश विषय। देखिए इंग्लिश देखने में आपको टफ लगती है लेकिन इंग्लिश में नंबर बहुत भर भर के मिलते हैं। जैसे अगर आप बात करना चाहो नॉन टीएसपी की कट ऑफ की अपन पहले बात करते हैं। नॉन टीएसपी जो जनरल है, नॉन टीएसपी के अंदर जनरल जो मेल है और फीमेल है उनकी कट ऑफ कितनी गई है, आपके 316 नंबर गई है। कितने में से, 500 नंबर में से जो कट ऑफ गई है वो कितनी है, 316 नंबर है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई है, एसएस से भी ज्यादा कट ऑफ गई है आपके इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर नंबर आते हैं, इस वजह से आप इसमें जो है वो टारगेट भी बड़ा रखना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है, 299 नंबर गई है, 289 कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। एससी की कितनी गई है, आपके 253 नंबर गई है। एसटी की कट ऑफ है 227, ओबीसी की है 299 नंबर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें एमबीसी की है 251 नंबर। एक्समैन की है 151 नंबर है। एलडीसीपी की है 194 नंबर। यानी कि अगर आप देखना चाहो तो ईडब्ल्यूएस के, सॉरी अपने इसमें इंग्लिश के अंदर जनरल मेल की कट ऑफ जो है वह 316 नंबर है। तो आपको जो है वह अदर कैटेगरी, अब देखो अगर ओबीसी वाले भी है तो वो भी 300 के आसपास ही बैठे हैं, तो 16 नंबर का ही डिफरेंस है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें तो आपको इंग्लिश को थोड़ा सा जो है वह इंग्लिश के ऊपर मेहनत करनी है। इसमें आप सब्जेक्ट के पेपर में नंबर आसानी से ला सकते हो, इस वजह से क्योंकि इसमें जीके में तो लगभग सबका सेम ही पेपर है।
इसमें जो है वह सब्जेक्ट में आप नंबर ला सकते हो, इसीलिए कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है। तो इसमें आपको जो है वह टारगेट इस वाली भर्ती के अंदर दोनों पेपर का मिलाकर मेरे हिसाब से आपको टारगेट 350 रखना चाहिए। जब आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, 350 का टारगेट रखोगे तो 340 नंबर तक आ जाएंगे। और पेपर फर्स्ट में आप इसमें भी वही है कि 150, 160, 170 नंबर तक का आप टारगेट रखिए, 150 प्लस नंबर लेकर आइए। पेपर सेकंड के अंदर जो है वह आप 200 नंबर तक ला सकते हैं इसमें आराम से 300 में से, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इतना टफ नहीं आता है सेकंड ग्रेड के अंदर, इसलिए कट ऑफ भी हाई रहती है। ठीक है, ये नॉन टीएसपी की बात है। इंग्लिश में अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है 239 नंबर। ठीक है ना, एससी की कट ऑफ है मेल की आपके 227, एसटी मेल की कट ऑफ कितनी है 183 नंबर है, एक्स मैन की कट ऑफ कितनी है 222 नंबर है। ये आपके किस में गई है, टीएसपी के अंदर गई है 239 नंबर। ठीक है, इंग्लिश की। तो ये आपके सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जो है वह कट ऑफ आ जाती है। अपन हिंदी की बात करते हैं। विषय हिंदी के लिए जो कट ऑफ है नॉन टीएसपी के अंदर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है, ध्यान देना है, सेकंड ग्रेड के अंदर हिंदी में सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वह हिंदी की गई है सेकंड ग्रेड में। और जनरल मेल की अगर अपन बात करें तो 347 नंबर कट ऑफ गई है, कितने में से 500 नंबर में से कितनी कट ऑफ गई है, 347 नंबर गई है। सबसे ज्यादा रही है हिंदी, फिर रही है इंग्लिश, फिर आई है आपके एसएस, तो 347 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 329 नंबर, एससी की कट ऑफ है 308, एसटी की है 286, ओबीसी की है 344, एमबीसी की है 319। ठीक है ना, शहरिया की एक इसमें आई गई है 234 है, एक्स सर्विसमैन की 178 नंबर है, और आपके एलडीसीपी की है 287 नंबर। तो 500 में से 347 नंबर जो है वह हिंदी की कट ऑफ गई है, 500 में से 347। जनरल मेल की, ओबीसी की है 344 के आसपास। तो कहने का मतलब देख लीजिए, अब आप खुद ही आपके सामने ही है आंकड़े, 350 अगर कट ऑफ इसकी गई है तो अपने को अब टारगेट इस वाली भर्ती में कितना रखना चाहिए। तो मैं तो सीधा से यही कहूंगा कि 50 नंबर ऊपर लेकर चलो, जब बिल्कुल सेफ जोन में चलोगे 400 नंबर का टारगेट रखोगे तब 380 390 नंबर आएंगे। और इस बार कट ऑफ ये तो तय है कि हमेशा कट ऑफ बढ़ती ही है, बाकी पेपर के लेवल के हिसाब से कम भी हो जाती है। बाकी आप संभावना यही रखिए कि 20 नंबर 30 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, उस हिसाब से ही अपनी मेहनत करना है। तो प्रत्येक पेपर के हिसाब से जो है वह आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट वाइज गणित के अंदर कट ऑफ 246 गई है 500 में से। आपका टारगेट जो है वह कितना होना चाहिए, 300 नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कितने नंबर आते हैं। अगर अपन बात करें एसएस की, एसएस में 300 नंबर कट ऑफ गई है, आप 320 330 नंबर टारगेट रखिए अपना। विज्ञान के अंदर 500 में से 250 नंबर कट ऑफ गई है, आपका टारगेट जो है वो विज्ञान के अंदर 270-80 नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में 500 में से 316 गई है, तो आपका टारगेट 340 350 होना चाहिए। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर 500 में से 347 गई है, तो इस बार 400 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अगर कट ऑफ बढ़ी है तो आगे भी बढ़ सकती है। तो 400 380 390 आपको टारगेट रखना चाहिए हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर अगर अपन टीएसपी की बात करना चाहें तो टीएसपी के अंदर हिंदी में 287 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, जनरल की। और एससी की गई थी आपके कितनी, 270, एसटी की गई है 236 नंबर। इस प्रकार से यह आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। अभी अपना अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो आपका रहता है कि बेस्ट बुक जो है वह क्या है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए अपन बेस्ट बुक की बात करेंगे, पेपर सेकंड के लिए बेस्ट बुक की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि पेपर सेकंड किसका है, सब्जेक्ट का पेपर है। और सब्जेक्ट का पेपर है तो आपको इसमें क्या करना है, सीधा सा लिखा हुआ पेपर सेकंड में आपको 10th लेवल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल का आपको अध्ययन करना होता है, उस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सेकेंडरी लेवल के लिए आप जो है वह 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकें पढ़ी है राजस्थान बोर्ड की। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए 11th 12th की पुस्तकें पढ़ी है राजस्थान बोर्ड की। ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप जो है वह अलग से कुछ ला सकते हैं, बाकी ग्रेजुएशन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपका विशेष फोकस 10वीं और 12वीं कक्षा के लेवल पर होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का भी आप अलग से पुस्तक लाके कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में अगर कहीं से कोई चीज मिल जाए तो वो कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बोर्ड की किताबें ही पढ़नी है, वहीं से ही प्रश्न बनते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट बुक कौन कौन सी है। देखिए, आपके सामने लिखी हुई है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। तो दो सब्जेक्ट आपकी यहां से हो जाएगी, एक तो हो जाएगी इतिहास और एक हो जाएगी आपके कला संस्कृति। तो ये पुस्तक आती है आपके राजस्थान पेनोरमा पार्ट सेकंड के नाम से। इस पुस्तक को आप कवर कीजिए, किसके लिए, आपके इतिहास और कला संस्कृति के लिए, राजस्थान के लिए। अगली आती है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं पुस्तक तो बता देता हूँ भले ही। पुस्तक का नाम है आपके रमेश सिंह,
रमेश सिंह की पुस्तक आती है भारतीय इतिहास की, सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडिया इकोनॉमी की। आप ये पुस्तक ला सकते हैं। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, वैसे संभावना है कि अगर टाइम टाइम मिला तो अपन क्लास ले लेंगे। बाकी आपको जो है वह इंडिया इकोनॉमी के लिए मेरा यही कहना है कि आप भारत की जो आपके आर्थिक समीक्षा है, भारत की जो आर्थिक समीक्षा और जो आपके बजट है, इसको आपको देखना है एक बार, है ना। तो भारतीय जो आर्थिक समीक्षा एवं बजट है वो आप देख लीजिए। वो जो भारत सरकार ने जारी किया है वो भी आप देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से कोई भी मैगजीन वगैरह में देख लीजिए, उसको जरूर देखना है। क्योंकि आपके इंडिया इकोनॉमी में केवल दो ही चीजें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है आपको कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है उसके बारे में आपको सामान्य चीजें पढ़नी है, वो सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न बनेगा। और दूसरा आपके लिखी हुई है ट्रेड पॉलिसी वगैरह, तो व्यापार नीति वगैरह, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, तो आपको वहां से पढ़ना है। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी उन टॉपिक को, कृषि को, उद्योग को और सेवा क्षेत्र को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप रमेश सिंह की पुस्तक ला सकते हैं, इसमें से आपको मैटर मिल जाएगा। उसके बाद में आता है राजस्थान का भूगोल। देखिए राजस्थान के भूगोल के लिए जो है वह वन एंड वन ओनली डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इससे बेस्ट पुस्तक है नहीं। इस पुस्तक को आपको करना है। बाकी साथ साथ में आपको प्रश्न निकालने हैं दिशा 2020 से, तो उसमें से अगर आप प्रश्न निकाल लेते हैं तो उसका आपका ये फायदा रहेगा कि ओल्ड जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो आपको पता चल जाएंगे। बाकी आप इस पुस्तक से जो है वह राजस्थान का भूगोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने टेलीग्राम चैनल जो है क्वालिटी एजुकेशन आरएस का, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जो है वह मैंने क्या कर रखा है, डाल रखा है अपने राजस्थान भूगोल के जो आरएस ऑफलाइन बैच में यहाँ पढ़ाए थे अजमेर में, उस ऑफलाइन बैच के जो नोट्स है बच्चों के वो भी उसमें डाल रखे हैं, वहां से भी राजस्थान ज्योग्राफी का मैटर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके सिलेबस में अपन ने चर्चा करी पेपर फर्स्ट के अंदर भारत के भूगोल की और विश्व के भूगोल की अपन ने चर्चा करी थी। दोनों के लिए ही जो है वह महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक आती है। इस बुक को आपको पढ़ना है। इस बुक के अंदर केवल यही ध्यान रखना है, ये बुक तो यूपीएससी लेवल की है, लेकिन इस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सार दिया हुआ है। इस वजह से आपके लिए थोड़ी सी ये फायदेमंद रहेगी कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, भारत और विश्व के भूगोल के जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में उनको बस सेलेक्ट कर लेना है, केवल उनको ही पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने मत बैठ जाना। तो ये इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना है। ठीक है। अगली बुक आती है आपके इंडिया पॉलिटी के लिए। इंडिया पॉलिटी के लिए, भारत की राजव्यवस्था के लिए, देखो बुक तो मैं बताऊंगा कौन सी, एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपके टॉपिक भले ही सिलेक्टेड है लेकिन टॉपिक में डिटेल आती है। मैंने पेपर देखे हैं आपके, जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत डिटेल में, बहुत डीप लेवल के जो है वह क्वेश्चन पूछे गए हैं। भले आपके सेलेक्टिव टॉपिक है तो आपको पुस्तक लेके आनी है एम लक्ष्मीकांत। आप चाहे तो परीक्षा वाणी की पुस्तक भी ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक लानी चाहिए। इस बुक में से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है केवल उन टॉपिक को इस बुक में से पढ़ लीजिए, आपका सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अदर कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न बाहर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको केवल इसमें से ही पढ़ना है। बाकी अगला आता है आपके राजस्थान की पॉलिटी। जो राजस्थान की पॉलिटी है उसके लिए आपको एक ही पुस्तक आपको पढ़नी है, जनक सिंह मीणा की पुस्तक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। जनक सिंह मीणा बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें आपको जो आपके टॉपिक है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है, सारे के सारे टॉपिक इसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगे। उसके बाद में अगले आता है आपके शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 20 क्वेश्चन इसके देखने को आपको मिलेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो है वह टू द पॉइंट आपको सेकंड ग्रेड के लिए जो है वह सिकवाल पब्लिकेशन की पुस्तक मिलेगी, जो कि साइकोलॉजी के लिए आपको क्या करना होता है, टू द पॉइंट चीजों को याद करना है और वहीं से ही प्रश्न जो है वो बन जाता है। तो इसलिए आपको सिकवाल की जो सेकंड ग्रेड की आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो आप बुक ला सकते हैं। ये बुक ठीक है, इसमें से आप जो है वह चीजों को याद कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएगी एक और। इसके अलावा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान का करंट अफेयर्स, और राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आपको मूमल की पुस्तक लानी चाहिए। मूमल जो है यह 2 महीने से आती है, हर 2 महीने के अंदर आती है आपके मूमल पब्लिकेशन की, और ये आप लाएंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आपके इंडिया का, इसमें आपको इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड का, और इसमें आपको जो है वह राजस्थान का, तीनों का करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आपको 2 2 महीने वाले के अंदर केवल जो राजस्थान का पोर्शन है उसी को ही आपको पढ़ना है। और जब आपका एग्जाम आए उस समय ये मूमल वाले को द्वारा जो है वह राजस्थान की स्पेशली जो है वो वार्षिकांक भी निकाला जाता है, तो आप उसके लिए फिर राजस्थान का वार्षिकांक जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मूमल जो है वह आप करंट के लिए ला सकते हैं, ये पुस्तक जो है वह ठीक ठाक है। लेकिन अब देखिए, मैं आपको बता रहा था अभी स्टार्टिंग में कि आपके ज्योग्राफी के अंदर जो है वह कुछ टॉपिक लिखे हुए थे सिलेबस के अंदर, वो टॉपिक हो चाहे आपके करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी मैंने बताया था कि आपके लिखा हुआ सोशियो और इकोनॉमी, तो सोशियो और इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है करंट का, वो वाला एक तो आपके जो करंट जीके है
करंट के अंदर सोशियो और इकोनॉमी वाला पोर्शन, और दूसरा जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मैंने एग्रीकल्चर वाले, इंडस्ट्री वाले, डेयरी विकास वाले वो पोर्शन बताया था। ये पोर्शन आपको पूछा जाएगा कहाँ से, तो क्वालिटी एजुकेशन की जो आर्थिक समीक्षा और बजट की जो पुस्तक है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं राजस्थान बजट, इस बुक में से आपको प्रश्न जो है वह सारे के सारे एग्रीकल्चर के हो, चाहे इंडस्ट्री के हो, चाहे आपके राजस्थान में डेयरी डेवलपमेंट के हो, इस प्रकार के जो प्रश्न है, या फिर करंट अफेयर्स के जो आपके सोशियो और इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इन दोनों से मिलाकर आपको राजस्थान इकोनॉमी के कम से कम 5 से 7 प्रश्न जो है इस पुस्तक में से आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, अतिरिक्त रूप से जो आपको 5 से 7 प्रश्न बाकी सब लोगों से आगे ले जाकर छोड़ेगी। बाकी आप ये सामान्य करंट के लिए देखना है, या आपके शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हो जाएगा, ये राजस्थान की पॉलिटी के लिए, इंडिया पॉलिटी के लिए, ठीक है ना, विश्व के भूगोल के लिए, भारत के भूगोल के लिए, राजस्थान के भूगोल के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ला सकते हो। बाकी ये वाली चीज जरूर देखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए। ये पेपर फर्स्ट की बेस्ट बुक मैंने बता दी है, पेपर सेकंड के लिए मैंने बता दिया है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक ही आपको पढ़नी है। तो अब आपके जो भी प्रश्न थे, पद की अपने बात हो गई, वेतनमान की बात हो गई थी, योग्यता की बात हो गई थी, चयन की प्रक्रिया की हो गई थी, परीक्षा पैटर्न की हो गई थी, सिलेबस की हो गई थी, कट ऑफ की बात हो गई थी, और बेस्ट बुक लिस्ट की भी बात हो गई थी। इस प्रकार से आपका जो है वह सेकंड ग्रेड भर्ती नो योर एग्जाम के अंदर अपनी कवर हो जाती है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आने वाली है, तैयारी अपनी जारी रखिए। इस वीडियो का मकसद केवल ये है कि आप लोगों को ये बताना है, अगर सेकंड ग्रेड टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और हमारे पास में क्या क्या है, और हमें क्या क्या चीजें मिलनी है, किस प्रकार से हम हमारे कदम को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इसमें अपने इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, अगर आपके भाई बंधु कोई दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो नो योर एग्जाम सीरीज के वीडियो है वो दिखाइए, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, लैब असिस्टेंट हो, पटवारी हो, वीडियो हो, कोई सी भी भर्ती हो, सारे के सारे वीडियो आपको वहां पर मिल रहे हैं। तो उस प्ले लिस्ट को जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।